नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का शख्सियत में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। आज हमारे साथ शख्सियत में बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। ऐसे मेहमान जो मल्टी टैलेंटेड हैं, हम ये कह सकते हैं। हम उन्हें साइंटिस्ट कहें, उन्हें पत्रकार कहें, प्रोफेसर कहें, या फिर वन क्षेत्र में अलग अलग जिम्मेदारियों को निभाते हुए हाईएस्ट पोस्ट में पहुँचने वाले व्यक्ति कहें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर दीप नारायण पांडे जी की, PCCF हॉफ। बहुत स्वागत है दीप नारायण जी आपका। धन्यवाद श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल तो सर यही है कि हम जब किसी एक व्यक्ति की बात करते हैं तो वो किसी एक कह सकते हैं सब्जेक्ट पर टॉप पर पहुंच जाता है। इतनी सारी कैटेगरी अलग अलग, पत्रकारिता से शुरुआत करके इस पोजीशन तक पहुंचना, ये इस सफ़र को कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि जो लोग गांव में जन्म लेते हैं वो उनको बचपन से ही बहुत तरह की समस्याओं से खुद जूझना पड़ता है। वो किसान भी होते हैं, वो खबरें भी लाते हैं, वो पढ़ाई भी करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा जीवन में तो बहुत तरह के मौके मिले, और जहाँ भी मैंने कार्य किया, जिस क्षेत्र में भी कार्य किया, चाहे वो प्रारंभिक काल में पत्रकारिता रही हो या उसके बाद क्षेत्रीय वन अधिकारी था मैं, फिर सहायक वन संरक्षक था, बाद में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में आया, और साइंस में मेरी गहरी रुचि रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब सहज ही हो गया, पर इस सहजता ने कठोर श्रम मांगा जो मैं हमेशा देता रहा। अभी आपने जिक्र भी किया कि वन रेंज ऑफिसर हो, सहायक वन संरक्षक हो, या अलग अलग कैटेगरी में लोग एक चीज़ चुनते हैं। आपने तीनों की तैयारी की, एग्ज़ाम दिए, उसे पास किया, उन जिम्मेदारियों को निभाया। मुश्किल नहीं लगा या उस समय फोकस नहीं था कि किसी एक पर फोकस करके हम काम करें? बड़ा कठोर प्रश्न आपने पूछा है। असल में गांव के आदमी को ये पता नहीं चलता शुरुआत में कि वो कहाँ जाना चाहता है। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में टीचर थे, तो जो हमारे यहाँ एक दरोगा वन विभाग का स्टार लगा के और राइफल टांग के आया करता था, तो लगता था कि इससे रेंज अफसर से बढ़िया तो कोई पोस्ट नहीं है। उसमें सिलेक्शन होने के बाद फिर ट्रेनिंग में मेरा गोल्ड मेडल भी था। वो वहाँ पहुँचने के बाद ये समझ में आया कि ये तो एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट तो है, रीढ़ की हड्डी कहते हैं रेंज ऑफिसर को, लेकिन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी है, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस भी है। तीनों स्तरों में मुझे प्रशिक्षण भी प्राप्त करना पड़ा, क्योंकि मैं पहले एक में सेलेक्ट हुआ, फिर उससे रिज़ाइन किया, फिर दूसरे में, फिर ट्रेनिंग किया। तो इसका मुझे बहुत बड़ा लाभ मिला जीवन में। आज मैं ये कह सकता हूँ कि मैं रेंज ऑफिसर्स की स्थिति समझता हूँ, मैं स्टेट फॉरेस्ट सर्विस को अच्छी तरह समझता हूँ और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को अच्छी तरह समझता हूँ। तो शायद यही कारण है कि मैं जो कुछ भी कर पा रहा हूँ राज्य के लिए, वो कर पा रहा हूँ। और प्रारंभिक बचपन की अगर बात करें तो पूरे जीवन में, इस पूरी यात्रा में उसका क्या असर रहा है शुरुआती तौर से? अगर प्रारंभिक जीवन बड़ा विचित्र था। गांव में आप जन्म लेते हैं, उस गांव में जन्म लिया जहां एक तरफ नरो पहाड़ है, दूसरी तरफ टमस नदी है। शहरों में जो लोग बैठे हैं उनको पहाड़ का नाम सुन के और नदी का नाम सुन के बड़ा रोमांटिक माहौल बनता है, कितना खूबसूरत जगह होगी, है बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन वहाँ रहना बड़ा कठिन है। आपको स्थानीय ज्ञान समझना होगा, आपको उस लैंडस्केप को समझना होगा, वहाँ की खेती बाड़ी समझनी होगी, आपको पढ़ना भी है। 8-10 किलोमीटर दौड़ते हुए हम स्कूल जाते थे। तो उस सब ने, मुझे लगता है कि एक गांव के आदमी को एक बेहतर इंसान बनाया, उन तमाम परिस्थितियों ने जिनसे मैं गुजरा। आपको भारत सरकार का एक बहुत बड़ा अवार्ड, वानिकी में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया गया, इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? उम्मीद थी इस अवार्ड की? श्वेता जी, मैंने कभी नहीं सोचा था। ये उस वक्त मेरा सबसे कम उम्र का इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर था मैं, और इंडिविजुअल कैटेगरी का अवार्ड है, किसी फॉरेस्टर को या किसी व्यक्ति को दिया जा सकता था। तो उदयपुर में मैं उप वन संरक्षक था, DFO, और वहाँ जो मैंने शुरुआत के 3 साल में कार्य किया, तो उसके लिए भारत सरकार का ये इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्षमित्र अवार्ड मिला। पुरस्कार के लिए मैंने कभी काम नहीं किया, बस मुझे काम करने में आनंद आता है। जंगल जब बढ़ते हुए देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। और विश्व के श्रेष्ठतम जर्नल्स में भी आपका अहम योगदान रहा है, क्योंकि आपने उसमें शोध भी प्रकाशित किया।
वक्त कैसे निकला कि ये सब भी चीज़ें करनी चाहिए? क्योंकि जब एक ऑफिसर होते हैं या आप काम करते हैं, एक तय फिक्स टाइम होता है काम करने का, उसके अलावा इन सब चीज़ों के लिए टाइम निकालना, उसमें भी जो है कि वर्ल्ड लेवल पर फेमस हो। असल में दो तरीके से, क्योंकि साइंस में मेरी गंभीर रुचि रही है। पत्रकारिता और विज्ञान में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। पत्रकारिता भी प्रमाण आधारित होती है, विज्ञान भी प्रमाण आधारित होता है। पत्रकारिता में भी छानबीन करनी पड़ती है, विज्ञान में भी छानबीन करनी पड़ती है। तो मुझे ये लगा कि अगर मुझे वैज्ञानिक फील्ड में, आप ये कहें दो कैरियर, एक तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का कैरियर था, एक वैज्ञानिक का कैरियर था, तो दोनों कैरियर्स में मुझे यही कहूँगा कि समाज ने, राजस्थान ने, देश ने ऐसा मौका दिया कि मैं विश्व के श्रेष्ठतम जर्नल्स में लिखूं, और उनमें से कई पेपर, कम से कम 3 पेपर आज विश्व के उस विषय में श्रेष्ठतम मोस्ट साइटेड पेपर हैं। ये जो दूसरे सोचते हैं वो उतना आसान नहीं लगता है, एक बड़ी उपलब्धि है। आपने कहा कि आपने कोशिश यहाँ पर की क्योंकि आपका इंटरेस्ट इसमें था और क्योंकि वानिकी आपका सब्जेक्ट है, लेकिन इसके इतर भी दूसरे सब्जेक्ट्स पर भी आपने जर्नल्स लिखे, उसके लिए प्रेरणा कैसे मिली? आयुर्वेद मेरा प्रिय विषय रहा है। आपके निश्चित रूप से ध्यान में होगा कि मेरे ग्रैंडफादर बहुत बड़े वैद्य थे मध्य भारत के, और तो उन्होंने मुझे बचपन में आयुर्वेद में पारंगत किया और ये भी कहा कि तुम्हारी जहाँ जाने की इच्छा हो जाओ, काम करो, लेकिन अगर कहीं से आजीविका का साधन मिल जाए तो फिर आयुर्वेद को धन कमाने का साधन मत बनाना। मैंने अपने गुरु को, वो मेरे गुरु भी थे, मैंने उनको जो वचन दिया उसको आज तक निर्वाह कर रहा हूँ। पर आयुर्वेद और फॉरेस्ट्री दोनों में बड़ा मजबूत रिश्ता है। फॉरेस्ट्री बिगड़े हुए धरती की सतह को सुधारती है, आयुर्वेद बिगड़े हुए मनुष्य के शरीर को सुधारता है। तो ये एक जो लोक और पुरुष के मध्य जो रिश्ता रहा, उसने मुझे श्रेष्ठ रिसर्च के लिए, उदाहरण के लिए कोविड-19 की चिकित्सा आयुर्वेद के माध्यम से कैसे की जाए, उस पर एक हम 3 साथियों का शोध पत्र है जो आज विश्व में आयुर्वेद का सबसे ज़्यादा साइटेड पेपर है। तो रुचि हो, इच्छा हो और कठोर श्रम करने की इच्छा हो तो सब। और कोविड-19 का आपसे जिक्र किया, धन्वंतरी अवार्ड भी आपको शायद इसलिए ही मिला, जबकि आउट ऑफ द वे जाकर आपको दिया गया है, जो उसका क्राइटेरिया है। इसके पहले का था वो अवार्ड। तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे कुछ मेडिसिन्स मैंने डिज़ाइन की थी और राज्य सरकार को मैंने दिया कि आप इनको टेस्ट करें। बाद में वो CSIR की लैब में भी टेस्ट होने के लिए दी गई और रिसर्च पेपर्स भी आए, तो उस पे राज्य सरकार ने मुझे इस लायक पाया कि जो काम मेरा है, तो मैं धन्यवाद दूंगा राज्य सरकार को। निश्चित रूप से घर-घर औषधि योजना जो थी उसमें, बाद में घर-घर औषधि योजना माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का एक बहुत बड़ा नवाचार था, जिसमें जो 4 औषधियाँ ली गईं उन पर आज 3000 से ज़्यादा रिसर्च पेपर हैं। जब हमने उस वक्त छांटा था तो मुश्किल से 50 रिसर्च पेपर थे जिनके आधार पर हमने प्रमाण जुटाए और इनको प्राथमिकता में लाए हम, लेकिन आज वो महत्वपूर्ण औषधियाँ हैं, तो इसके लिए भी राज्य सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं। वही कि आयुर्वेद है, साथ ही अगर हम बात करें फॉरेस्ट की बात भी, जिस तरह से जिम्मेदारी आपने पाई, लेकिन वॉशिंगटन में भी वर्ल्ड बैंक के साथ आपने काम किया। ये क्या ब्रेक लिया था या फिर अचानक से कैसे लगा कि उसमें काम करना चाहिए? बड़ा ही ट्विस्ट है आपके इस पूरी जर्नी में। बड़ा विचित्र ब्रेक था वो, आपने सही कहा है। हुआ ये कि राजस्थान सरकार ने एक समय ये तय किया कि अगर कोई 2 साल के लिए छुट्टी लेके कहीं भी जाना चाहे तो चला जाए, हम उसको तनख्वाह नहीं देंगे, लेकिन 2 साल के पहले लौट के नहीं आ सकते। तो इसके लिए थोड़ा तो कलेजा चाहिए, खासकर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से ये कह के जाना कि अब मैं जा रहा हूँ, आप तनख्वाह मत देना। लेकिन मैंने वो रिस्क लिया क्योंकि मेरा ये मानना है कि कठोर श्रम से आप हाथ की रेखाएं भी बदल सकते हैं, कठोर श्रम से आप ललाट की रेखाएं भी बदल सकते हैं। ये मैं सबको कहता हूँ बार बार। तो मैंने वो छुट्टी ली और वर्ल्ड बैंक में काम किया। उसी के साथ फिर मैं सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च जो जकार्ता में है उसमें भी काम किया। तो बड़े ही अच्छे दिन थे ये कहूँगा। लेकिन जब बाद में वर्ल्ड बैंक ने ये कहा कि आप हमारे साथ ही रुक जाइए,
उस वक्त फिर राजस्थान सरकार ने कहा कि नहीं, हमें आपकी सेवाओं की आवश्यकता है, इसलिए आप वापस आइए। अब दीप नारायण पांडे लेखक के तौर पर एक सवाल ज़रूर करूंगी। आपने एक पुस्तक लिखी, वो पुस्तक भी अमेज़ॉन में बेस्ट सेलर के तौर पर ही उस कैटेगरी में आती है। विचार इस पुस्तक को लिखने का कैसे आया, क्यों आपने ये किताब लिखी और हिंदी में ही क्यों लिखी? मुझे मेरा बचपन बहुत प्रिय रहा है। जंगलों में घूमना, झरनों में कूद फांद करना, नदियों में तैरना, उफान में आई हुई नदियों में तैर के इस पार से उस पार जाना, 2-2, 2.5-2.5, 3-3 किलोमीटर आप तैर के जाते हैं जब, और गांव वाले चिल्लाते हैं कि तुम्हारा मरना तय है। वो सब परिस्थितियां मुझे बहुत प्रिय थीं। तो मैं उनको, उनका वानिकी के क्षेत्र में क्या महत्व है आज। आप वनों में केवल नौकरी को नौकरी की तरह नहीं कर सकते। आपको जब तक वनों से प्यार नहीं होगा, जब तक आप धरती के चेहरे पर हरियाली की मुस्कान लाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ अंदर से नहीं होंगे, जब तक आपके दिल में आग नहीं जलेगी, तब तक आप ये नौकरी नहीं कर सकते। तो उन सब चीज़ों को मैं अपने फॉरेस्ट गार्ड्स और फॉरेस्टर्स, रेंज ऑफिसर्स, खासकर जो एक ऐसा हमारा कर्मचारी वर्ग है, अधिकारी वर्ग है, जो हिंदी में ही पढ़ता है, जो हिंदी में ही पढ़ना अच्छी तरह समझ सकता है, उनके लिए लिखा मैंने ये। दुनिया के लिए तो मैंने बहुत रिसर्च पेपर लिखे, वर्ल्ड के बेस्ट जर्नल्स में, जैसा मैंने निवेदन किया, पेपर्स हैं। एक किताब मैंने 24-25 साल पहले लिखी जो 20 पेज की थी, आज भी उस किताब का उपयोग मेरा फॉरेस्ट गार्ड करता है, आज भी उसका विकल्प उसको नहीं मिला। तो ये किताब इसलिए मैंने पिछले 4-5 साल लिया इसको लिखने में, पूरी अंतरात्मा लगा के लिखा, मेरे पूरे अनुभव लिखे, वर्ल्ड में जितनी साइंस थी इस विषय में, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट रेस्टोरेशन में, उसको इस जगह लाया, हिंदी में आपको निवेदन किया। हिंदी मुझे बहुत प्रिय है, पर यहाँ उद्देश्य मेरा बहुत ज़्यादा गोल नहीं रखता मैं। मेरा ये मानना है प्रक्रिया ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण का एक बड़ा ज़बरदस्त सिद्धांत है, काम कीजिए मस्त रहिए। तो मैंने ये काम किया और मस्त रहा। अमेजन में बेस्ट सेलर हो गई, ऑफलाइन भी बहुत बिकी वो किताब, दूसरा एडिशन उसका 10 दिन के अंदर दूसरा एडिशन छापना बड़ी बात है। तो शायद इसलिए। दीप नारायण पांडे जी, इसे लेकर और भी बातचीत करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक लिए हम रुकेंगे। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका ये सफ़र, ये यात्रा रही है, और भी समझने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है शख्सियत में। डॉक्टर दीप नारायण पांडे जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीप नारायण जी, ब्रेक में जाने से पहले हम आपकी पुस्तक की बात कर रहे थे, और सबसे हम एक राजस्थान के फॉरेस्ट ऑफिसर रहे हैं पद्मश्री कैलाश सांखला जी, उनका प्रभाव आप पर बहुत रहा है, और ये उस पुस्तक में भी नजर आता है क्योंकि आपने उसमें जिक्र भी किया है। किस तरह से उन्होंने आपको प्रभावित किया? असल में मैं उन्हें मानस गुरु कह लीजिए मानता हूँ। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में या फॉरेस्ट सर्विस में लाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं तब गांव में था, कॉलेज स्कूल छोड़ के कॉलेज में आ ही रहा था। उनकी किताब द स्टोरी ऑफ इंडियन टाइगर आई, नेहरू फेलोशिप भी मिली थी। मेरे जन्म के 10 साल पहले से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में थे वो। मैंने एक पोस्ट कार्ड लिखा उनकी वो किताब पढ़ के, और कि मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैंने ये सोचा था कि भूल जाएंगे। पत्रकारों की आदत में रहता है कि भाई आप जल्दी लिख दो, किसी को नहीं खोज पा रहे हो, तो लिखा मैंने। लेकिन मैं सोच नहीं सकता था कि कैलाश सांखला साहब अपनी हैंड राइटिंग में मुझे जवाब देंगे। अच्छा, उसका जवाब आया? और उसका न केवल जवाब आया, उसने मुझे इस कदर प्रेरित किया, मुझे रोमांच हो जाता है आज भी, इस कदर प्रेरित किया कि मैंने ये ठाना कि अब मैं कोई और नौकरी नहीं करूँगा, अगर नौकरी करूँगा तो फॉरेस्ट सर्विस करूँगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा योगदान था। बिल्कुल। और पिछले 8 वर्ष से आपके राष्ट्रदूत में भी संपादकीय आती रही है गेस्ट के तौर पर। इस और रुझान कैसे हुआ कि आप जो सोचते हैं, जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो आम जन तक भी पहुंचे? जी, मेरा ये मानना है कि अगर मेरा परिवार अपने आप को स्वस्थ रख लेता है, आयुर्वेद की कुछ रास्ते ऐसे हैं जिनसे स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा पूरी तौर पर हो सकती है। तो वैद्यों की मदद से अगर मेरा परिवार पूरी तौर पर स्वस्थ रहे, तो आप ये समझें कि भारत के जो
40% बिस्तर हैं हॉस्पिटल में, वो खाली हो सकते हैं अगर मेरा और आपका परिवार ये ठान ले कि हम आयुर्वेद के माध्यम से स्वस्थ रहना चाहते हैं। यही मेरा एक प्रक्रिया थी जो मेरे चिंतन में आई, और मुझे लगा कि इस विषय को मैं जानता हूँ, इस दुनिया से चला जाऊँगा, ये मेरे माथे में रह जाएगा, तो मुझे ये समाज के सामने लाना चाहिए। वो श्रृंखला शुरू में मुझे लगता था पता नहीं कोई पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। पॉपुलैरिटी उसकी थी बहुत ज़्यादा। इट्स ए ह्यूजली पॉपुलर सीरीज़ नाउ। अब आप ये समझें कि हिंदी भाषी जितने वैद्य हैं, करीब 8 लाख कुल आयुष डॉक्टर्स हैं, उसमें 5 लाख करीब वैद्य हैं। 5 में से 2.5 लाख वैद्यों को हर संडे की सुबह वो व्हाट्सएप के जरिए पहुंच जाता है। बड़ी विचित्र बात भी है कि पत्रकारिता से शुरुआत होने के बाद फिर हम प्रोफेसर की बात करें, एज ए साइंटिस्ट बात करें, एज ए राइटर बात करें, या फिर वन विभाग में भी जिस तरह से कैसे कि पर्यावरण को जीना, वन को जीना कैसे होता है और उस स्तर पर काम करना, हर एक तरह की चीज़ें हैं जो आपने किया, आपने एक्सपीरियंस किया है। आज के युवा क्या उतने पेशेंस के साथ आपको लगता है कि इन चीज़ों से जुड़ाव रख पाते, उनके लिए क्या मैसेज है? असल में मैं युवाओं से बहुत साधारण मैसेज मेरा रहता है। 2-3 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि ज़िंदगी में हमें वही करना चाहिए जो हमारे अंतरात्मा को प्रिय है। माता पिता कहाँ धक्का लगाते हैं, समाज कहाँ धक्का लगाता है, उस सब का चिंतन छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल हमें चिंतित नहीं होना चाहिए, जो प्रिय है उस दिशा में बढ़ना चाहिए। दूसरी बात मेरा ये है कि सफलता का जो मूल मंत्र है वो कठोर श्रम है, और युक्तिपूर्वक कठोर श्रम है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है दुनिया में। अगर आप सफल होना चाहते हैं, और मेरा आग्रह ये रहता है कि दुनिया में एक काम तो ऐसा हो जिसमें आप 1 नंबर पे हों। दुनिया में एक काम ऐसा होना चाहिए जिसका अगर नाम आए तो फिर आपका नाम आना चाहिए। तो ये बिना कठोर श्रम के संभव नहीं है। और तीसरी बात और अंतिम बात है मेरी, ये कहूँगा कि जब आप अपना गोल ये मत बनाइए कि इतना कमाना चाहते हैं या यहाँ पहुँचना चाहते हैं। आप गोल ये बनाइए कि आप ज़िंदगी के कुछ सिद्धांत हैं जिनको आप फॉलो करेंगे, और इन सिद्धांतों के सहारे ही हम समाज के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे, या धरती के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे, इन नदियाँ सुधारेंगे, गांव सुधारेंगे, जो भी आपकी इच्छा है, या आप बहुत ही उच्च कोटि की पत्रकारिता करेंगे, तो आपको इस कठोर श्रम की कीमत निश्चित रूप से पता होगी। इसका कोई विकल्प नहीं है। एक बहुत ही कह सकते हैं कि संघर्ष भी था, एक सफ़र आगे बढ़ता गया, और आप भी बहुत अडिक्ट थे अपने प्रिंसिपल्स को लेकर कि क्या करना है क्या नहीं, शायद यही वजह थी कि सफल होते गए आप आगे। लेकिन एक वाकया जो आपके बारे में हमें पता चला, बचपन में स्कूल से आप जंगल चले गए थे किसी संत के साथ, और घर वालों ने आपको परमिशन भी दे दी। क्या वहीं से जंगल से जुड़ाव हुआ, और 1 महीने क्या किया आपने? कैसे अचानक से ख्याल आया कि घर छोड़कर और 1 महीने के लिए निकल जाते हैं? उम्र क्या थी? काफ़ी उम्र उस वक्त में 6ठी क्लास में था असल में, तो 6, 5, 11, 12 साल रही होगी उम्र। मुझे असल में मैं इसलिए गया क्योंकि वो संत ये कहते थे कि मेरे पास बहुत सारी जानकारी है ऐसी औषधियों की। मैं उन दिनों अमृत की खोज में था। पिता और ग्रैंडफादर तो फिर भी बोले ठीक है जाओ, उनको पता था कि ये भटकता रहता है दुनिया जहान में, लौट के आ जाएगा फिर। लेकिन माँ को ये लगा कि कहीं ये साधु संत नहीं बन जाए, तो वो बहुत रोई उस दिन। मैंने वचन दिया कि मैं लौट के आऊँगा, और मैंने एक महीने तक पूरा आसपास के जंगलों में उन संत के साथ घूमा। मैं बहुत कुछ सीखा मैंने औषधियों के बारे में। इस मुकाम तक पहुंचना भी बहुत मेहनत संघर्ष के बाद हुआ। साथ में आपकी जो हॉबीज़ थी वो भी आप साथ लेकर चलते रहे, और यही वजह थी कि कई चीज़ों में आप पारंगत भी हुए। अगर राजस्थान की बात करें, क्योंकि वन क्षेत्र सब आप बेहतर समझते हैं, देखते हैं, क्या स्थिति आज के वक्त में आप पाते हैं? क्या बेहतर करने की ज़रूरत आपको महसूस होती है अभी? और राजस्थान की जो विशेषता है, देश का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे कम जंगल हैं। हमारे लिए एक एक वृक्ष, एक एक तिनका घास, एक एक पौधा महत्वपूर्ण है। तो आज जो हमें सबसे बड़ी आवश्यकता है, वो जो थोड़ी बहुत भी वनस्पति है उसको अवैध खनन से बचाने की है, अतिक्रमण से बचाने की है, किसी भी तरह से बर्बादी की बचाने की है। तो सबसे पहली प्राथमिकता तो हमारी इनको बचाने की है।
दूसरी प्राथमिकता जहां बिगड़ गए हैं हमारे वन, उसको बेहतर करने की है। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कहूँगा राजस्थान के बारे में। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां 1995 के बाद वनों का नेट लॉस नहीं हुआ, और इसका श्रेय निश्चित रूप से राजस्थान सरकार को जाता है, राजस्थान के वन विभाग को जाता है। मेरे प्रत्येक कर्मचारी अधिकारी जो ज़मीन पर, जिसने इन 1995 या उसके पहले या उसके बाद आज तक जिन्होंने मेहनत की है, तो सर्वोच्च प्राथमिकता आप पुनर्स्थापन की है। दूसरी बात यह है कि आज पेड़ पौधे जो हमें वनों में तो नहीं लगाने, पुनर्स्थापन करना है, लेकिन मेरे और आपके घर में लगाना जरूरी है, मेरे और आपके खेत में लगाना जरूरी है। लेकिन मिट्टी पे तो पेड़ लग जाते हैं, मेरे और आपके माथे में पेड़ पहले लगाना जरूरी है। जब तक माथे पे पेड़ नहीं लगेंगे तब तक लोग जमीन पे नहीं लगाते। दीपनारायण जी, नगरीय वन विकसित करना कितना ज़रूरी है और उसका इम्पैक्ट क्या नज़र आता है अगर हम झालाना या आमागढ़ के एस्पेक्ट पे बात करें तो? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक्चुअली मानवता के पृथ्वी पर निरंतरता का प्रश्न है ये। नगरीय, जैसा मैंने निवेदन किया कि हम जहाँ रहते और काम करते हैं, अब हमें जैव विविधता का संरक्षण वहाँ करना जरूरी है। उदाहरण के लिए आप राजस्थान सरकार की जो लवकुश वाटिका योजना है, जो प्रदेश के सभी ज़िलों में हम इस साल क्रियान्वित कर रहे हैं, या जैसे झालाना और आमागढ़, इससे आगे नाहरगढ़, और फिर इससे आप सरिस्का तक चले जाएं, नेशनल कैपिटल रीजन तक। अगर आप देखें नेशनल कैपिटल रीजन में दिल्ली से शुरू करके और यहाँ जयपुर तक देश की बहुत बड़ी आबादी निवास करती है। सबसे ज़्यादा पानी हम धरती से निकाल रहे हैं इस क्षेत्र में। अब अगर ऐसे क्षेत्र में आप वनों को विकसित नहीं करते या रीवाइल्डिंग नहीं करते, जैसा हमने आमागढ़ या झालाना में किया, तो झालाना को आप केवल लेपर्ड देखने के साधन के रूप में मत देखिए। झालाना में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो रहा है क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए। झालाना में ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है, क्योंकि जयपुर को पीने के लिए पानी चाहिए। जयपुर में एक बूंद पानी नहीं मिलेगा, और सभ्यताओं के नष्ट होने के उदाहरण हैं पूरे विश्व में। आप इसके अलावा प्रदूषित वायु को शुद्ध करने की आवश्यकता है, तो वायु प्रदूषण समाप्त करना, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना, लोगों की आजीविका में सुधार करना, मेरे और आपके मन स्थिति में सुधार करने के लिए हरियाली का बहुत बड़ा योगदान है। दुनिया भर में बहुत सी रिसर्च है इस विषय में। तो मैं ये कहूँगा कि ये इस क्षेत्र की मानवता के वरदान हैं, आमागढ़, झालाना और आगे भी सरिस्का तक, जो हमारा नेशनल पार्क, सेंचुरी और टाइगर रिजर्व है। बहुत कुछ आपने किया अपने जीवन में, लेकिन क्या अभी भी कोई ऐसी उपलब्धि है या किसी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं या प्रयत्नरत हैं आप, क्या आगे अभी करना है? इच्छाएं अनंत होती हैं और अनंत रहना चाहिए। हम सबके जीवन में जिस दिन इच्छा समाप्त हो जाती है, उस दिन सब कुछ पूर्ण हो चुकता है। तो इच्छाएं अनंत हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो इच्छा है मेरी, जो अंतिम दिन तक शेष रहेगी जीवन के, वो लोगों के चेहरे पर स्वास्थ्य की मुस्कान लाना और धरती के चेहरे पर जैव विविधता और हरियाली की मुस्कान लाना। ये मैं अपने जीवन के अंतिम दिन तक करता रहूँगा। वो पत्रकारिता के माध्यम से भी हो सकता है मैं जिस दिन 10 महीने बाद जब रिटायर होऊं, तो हो सकता है मैं पत्रकारिता में वापस आ जाऊं। सवाल मेरा अगला यही था कि 10 महीने तो अभी आप इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, लेकिन आपकी जिस तरह की अब तक की यात्रा रही है, उसे देख के लगता नहीं कि रिटायरमेंट के बाद वाकई में दीपनारायण पांडे रिटायर होने वाले हैं। तो कुछ नया क्रिएटिव करने की तो इच्छा होगी, तो पत्रकारिता ही क्यों, ऐसा अगर आपने उदाहरण ही दिया तो? पत्रकारिता, अब आपने पूछ ही लिया है और मैं बोल भी चुका हूँ लगभग। पत्रकारिता मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें इसकी धनात्मक हैं जो मैं देखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। जैसा मैंने कहा, साइंस में और पत्रकारिता में, विज्ञान में और पत्रकारिता में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मेथडोलॉजी का मामूली सा फ़र्क है और टाइम का फ़र्क है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, हमारे पास बहुत तरह के साधन हैं अर्थव्यवस्था बेहतर करने के, समाज बेहतर करने के और पर्यावरण बेहतर करने के। हमारे पास मूल साधन हैं, लेकिन ये सब तभी संभव हैं जब आपकी सरकार, आपके लोग, जजेस, वो तमाम सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके माथे में पहले सुधार हो।
माथे में सुधार का उत्तरदायित्व तो आपका है, पत्रकारों का है। तो शायद वो एक कारण है। और एक बात और है कि आप मुक्त रहते हैं। पत्रकार किसी का नौकर नहीं होता, आप केवल सत्य के नौकर होते हैं, सत्य देखते हैं। ये एक कारण हो सकता है। चलिए दीप नारायण जी, बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। लेकिन आपको बेस्ट विशेष ज़रूर कहेंगे कि 10 महीने का ये कार्यकाल और उसके बाद जो एक नए सफ़र की आप शुरुआत करने जा रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिले। बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत आनंद आया मुझे। बहुत शुक्रिया। तो चलिए शख्सियत में आज के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई शख्सियत के साथ। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।